हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की ये नई वीडियो हमने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनके पास में एजुकेशन का विषय है और वह बीए प्रोग्राम के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसवेल के स्टूडेंट्स हों, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हों या फिर रेगुलर कॉलेज में किसी स्टूडेंट्स हों। अगर उनके पास में बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का कोर्स है तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज का टॉपिक हमने सर्व शिक्षा अभियान का लिया है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गाइज़, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस अपडेट कर रखी है और लगातार अपडेट हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन वीडियो का लाभ आप मुफ्त उठा सकें। सो गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया। आप इसका नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम स्टडी चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन नंबर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे स्टडी चैनल में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए गाइस, आज की इस टॉपिक को सर्व शिक्षा अभियान को आज हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइस, सर्व शिक्षा अभियान जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा शिक्षा का अभियान है जो हम देखें बेसिकली तो पूरे इंडिया पे लगभग 2010 में पूरी तरीके से लागू हो पाया। और ये एक क्या था, एक राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम। राष्ट्रीय ध्वज कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा कार्यक्रम जो पूरे राष्ट्र के लिए था, ना केवल सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ऐसे मुख्य राज्यों के लिए, बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए ये एक ऐसा शिक्षा का अभियान था जिसे सर्व शिक्षा अभियान नाम दिया गया। और इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 2010 में पूरी तरीके से हुई, लेकिन हालांकि इसे सर्व शिक्षा अभियान को 2001 से ही लागू करने की बात लगातार चल रही थी। इस शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में जो मौजूदा शिक्षा का स्तर था उसको बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया। और साथ ही साथ हमारे देश के जो ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र जो 6 वर्ष से 10 वर्ष के हैं उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए ये अभियान चलाया गया था, उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था। साथ ही साथ शिक्षा को और ज़्यादा प्रासंगिक बनाया जा सके, यानी शिक्षा का स्तर और ज़्यादा उठा जा सके। सो गाइस, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, SSA, इसे शॉर्ट में ये भी कहते हैं हम। अगर पेपर में आपके लिखा हुआ आ जाए SSA क्या है तो आप कंफ्यूज नहीं आएंगे, आप समझ जाएंगे कि भाई सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ही पूछा जा रहा है। सो गाइस, सबसे पहली बात, इस सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या बातें शामिल की गई, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। सो ये बात शामिल हुई कि 2005 तक ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स जो 6 वर्ष से 10 वर्ष तक के हैं तो उन सभी को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए, चाहे उन्हें फोर्स किया जाए या उन्हें लालच दिया जाए। बट ऐसे सभी छात्र जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के हैं उन सभी को स्कूल में लाया जाए ताकि वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके और हमारे देश की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी पावर है, उसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकें। इसके बाद अगर आप देखेंगे अगला पॉइंट, तो 2010 में ये एक तरीके से पूरा प्रारंभिक शिक्षा स्तर पे, प्रारंभिक शिक्षा का स्तर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने पहले भी बता रखा है जो शिक्षा के कई स्तर होते हैं। जैसे प्रारंभिक होता है वो 0 से 5th क्लास तक होता है, इसके बाद फिर माध्यमिक होता है, फिर आपका सेकेंडरी लेवल होता है, फिर सीनियर लेवल होता है, फिर आपका विश्वविद्यालय के स्तर का हो जाता है। तो आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये 0 से 5th क्लास तक के लिए चलाया गया एक पहला अभियान था, प्रारंभिक स्तर तक चलाया गया था ताकि शिक्षा के अंदर जो एक लैंगिक भेदभाव होता है, अगर हम लैंगिक भेदभाव को देखेंगे तो भाई लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती थी और लड़कियों को कम मिलती थी। सो ऐसे भेदभाव को ख़त्म किया जा सके। इसके बाद में जीवन जीने के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, एक इस बात का भी खास ध्यान रखा कि भाई शिक्षा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम आगे जॉब लेना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आगे हम कुछ करना चाहते हैं तो एजुकेशन है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही है।
और इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करते हैं कि भाई जब ये लागू हो रही थी SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान, तो इसका एक रेशियो क्या था, किस हिसाब से व्यवहार हो पा रहा था, ये व्यवहारिक रूप से ये हमारे देश में लागू हो पा रहा था। अगर 100% हम देश को माने तो सिर्फ स्टार्टिंग में 15% ऐसे इलाके थे जहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान अच्छी तरीके से लागू हो पाया। इसके बाद में आगे चल के जब 10वीं योजना बनी, सो उसके अंदर थोड़ा सा 25% हुआ, और आगे चल के धीरे धीरे ये अब 50% हो चुका है कि 50% लोग इसका कम से कम पूरा फ़ायदा ले पा रहे हैं। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम ने पूरे देश में ऐसे नए स्थानों पर विद्यालय खोलने की, स्कूल खोले जाने की बात कही जहां पर पहले थोड़ी सी भी सुविधा नहीं थी। अगर हम देखें अब पूरे भारत में तो अधिकतम ऐसे छोटे बड़े गांवों में हमें एक छोटा ना छोटा स्कूल ज़रूर मिलेगा जहां पर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा उन विद्यालयों में कक्षाओं, शौचालय, पेयजल और स्कूल के रखरखाव के लिए अनुदान दिया जाएगा, ऐसी बातें इसके अंदर शामिल की गई। लेकिन अगर हम देखें मौजूदा स्कूलों की संरचना, इसको भी मजबूत बनाने की बात इस पूरे के पूरे अभियान में हुई, सर्व शिक्षा अभियान में हुई, ताकि ऐसे कन्याएं जो कमज़ोर घर से, कमज़ोर परिवार से संबंध रखती है, उनको भी शिक्षा में अपना स्तर ऊंचा उठाने का अवसर मिल सके, और ऐसे लोग जो शिक्षा का उचित रूप से लाभ नहीं ले पा रहे हैं वो भी लाभ ले पाएँ। इस अभियान के अंदर शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो बच्चों को निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क उनकी ड्रेस और निःशुल्क जो भी उनकी शिक्षा संबंधित सामग्री होती है वो दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल के अंदर जो भोजन देने की बात है, मिड डे मील जिसे बोलते हैं, वो तो हमारा है ही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत रहेगी तो बच्चे को ना तो अपने बुक्स की प्रॉब्लम होगी, ना अपने नोट्स बुक्स की प्रॉब्लम होगी, ना अपने ड्रेस की प्रॉब्लम होगी। सो वो इन सब का खर्च अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तब भी स्कूल कम से कम हाफ डेज़ के लिए तो वो जा ही सकते हैं और अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे 2006 और 2007 के दौरान देश भर में 604 ज़िलों में लगभग 41,656 स्कूल का निर्माण किया गया। और आगे चल के अगर हम देखेंगे उच्च स्तर के जो स्कूल हैं, यानी जिसमें हायर क्लास पढ़ती है, ऐसे 19,699 लगभग आप देख लोगे कि 19,700 स्कूल का निर्माण हुआ। इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई कुल ऐसी पेयजल की व्यवस्था, स्कूल में पानी पीने की जो सुविधा है वो 6,438 इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत की गई। इसके अलावा लगभग 550 आप देखेंगे शौचालय स्कूल में ये बनाए गए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है गर्ल्स को या फीमेल्स को वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर अच्छी तरीके से वो अपने एजुकेशन को ले सकें और अपनी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकें। इसके अलावा हम देखेंगे कि बच्चों के शिक्षा के स्तर को अच्छा बनाने के लिए लगभग 6.22 करोड़, लगभग 6.22 करोड़ हम देखेंगे इतना पैसा खर्च किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 2007 तक लगभग अगर आप देखेंगे तो 10,863.34 करोड़ रुपए की धनराशि दी, ताकि जो राज्य सरकार है वो अपने राज्यों के अंदर शिक्षा के स्तर को और थोड़ा बेहतर बना सके। इसके बाद बढ़ते क्रम में हम आगे देखेंगे जो ये सर्व शिक्षा अभियान है, ये लगभग दिसंबर 2006 में देश में लागू होना स्टार्ट हो गया था और 1.1 लाख नए स्कूल खोले जा चुके थे। अब आप सोचेंगे कि हमारे स्कूल में पहले स्कूल थे भी हमारे देश दुनिया में कि नहीं थे, बट थे स्कूल, लेकिन वो स्कूल वही है कि कच्ची बिल्डिंग थी। स्कूलों को पता नहीं, कई स्कूल पेड़ों के नीचे ऐसे देहाती इलाकों में लग रहे थे। वहाँ पर भी टीचरों की वजह से, क्योंकि टीचर वहाँ के बहुत अच्छे थे, वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। बट हम देखेंगे आगे चल के ऐसा अब धीरे धीरे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हो गया है। उनके लिए अगर हम देखेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1,49,683 नई स्कूल की इमारतें बनाई गई और लगभग 6,50,442 कक्षाओं का निर्माण हुआ इन स्कूलों के अंदर। सो गाइस, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे ऐसे भारत जैसे देश में जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा लो है, जहाँ पर अच्छी शिक्षा हमें नहीं मिल पाती। आज भी जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उनकी दशा दुर्दशा में बदलती जा रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति उनकी होती जा रही है। अगर हम देखेंगे 9वीं योजना में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए 576.45 करोड़ रुपए खर्च किए और 10वीं परियोजना में इसकी संख्या
लगभग काफ़ी गुना बढ़ जाती है और 2789.85 करोड़ रुपए अनुदान दिए गए। इसके अलावा हम देखेंगे, ये लास्ट पॉइंट बचता है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से ज़रा समझ लेंगे कि सन 2001 से लेकर 2002 में गैर स्कूली बच्चों की संख्या लगभग कितनी थी। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे उनकी संख्या थी 3,20,000 हमारे देश के अंदर, वो स्कूल नहीं जाते थे। ये संख्या मार्च तक आते आते इतनी कम होगी, देखो सिर्फ 17 लाख ऐसे बच्चे। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान स्कूल लाने में सफल रहा जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। हालांकि सर्व शिक्षा अभियान ने बच्चों का बेड़ा गर्क किया है, 8वीं तक बिना पास करे ही पास किया है। देश के अंदर पढ़े लिखे गंवारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। हमारे देश में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 10वीं पास कर लेते हैं लेकिन उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिलता, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन आगे नहीं ले पाते, तो वो उन्हें पढ़े लिखे कर भी काफ़ी ज़्यादा मजदूरी करनी पड़ जाती है। सो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे और इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से लगातार बने रहना चाहते हैं अपडेट्स के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने और भी मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।